आपका बहुत शुक्रिया है जो मुझे इधर बुलाया है और इजाज़त दी है बात करने की। जो मिनॉरिटीज़ कम गिनती हैं उनके ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा जबर हो रहा है। ख़ास करके मणिपुर से मैं शुरू करता हूँ। उधर ईसाई क्रिश्चियन लोगों की गिरजाघर चर्चेज जलाए गए हैं और उनकी बीवियों को नंगा करके परेड कराई गई है। एक बीवी उनमें से सूबेदार साहब की है जिन्होंने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया था। और पार्लियामेंट मॉनसून सेशन सरकार चलने नहीं देती, क्यों करके विरोधी धिर मांग रही है कि मणिपुर के ऊपर बातचीत की जाए। जो ये जातिवादी सरकार है, इसने भी निर्णय किया है कि विरोधी धिर को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देना मणिपुर के मसले के ऊपर। और जो मणिपुर की बहुगिनती है, जो हमारे भाई हिंदू हैं, उन्होंने एक असले का गोदाम लूट लिया है। उसमें से ग्रेनेड, AK-47 और फौजी सामान लूट के ले गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुगिनती हिंदू भाइयों का देश है, इनकी फौज है, इनकी पार्लियामेंट है, इनकी सुप्रीम कोर्ट है, इनकी सेंटर की सरकार है, इनकी प्रेस है, तो फिर इनको सरकारी असला लूटने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यही है कि उधर और खून खराबा करेंगे। फिर मैं बात करना चाहता हूँ हरियाणा में जो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत तकड़ी मुहिम, ये जो बीजेपी RSS की संगठन है, बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद, शिवसेना, मेरा ख्याल है ये बीजेपी और RSS के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं और बीजेपी RSS इनको रोक नहीं सकती, क्यों करके आगे इलेक्शन आ रही है और इनकी ताकत से ये अगले इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हरियाणा में एक इमाम साहब को मार दिया है, मस्जिद को जला दिया है। जो बर्मा से रोहिंग्या लोग मुसलमान आए थे, उनके घर बार सब तोड़ दिए हैं, फूंक दिए हैं और इतना जुर्म कर दिया है कि जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है, उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है कि जो हरियाणा में घरों को गिराया जा रहा है बुलडोजर्स के साथ, वो किस कानून के नीचे ये सारी चीज़ गिराई जा रही है। और हाई कोर्ट ने इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हरियाणा में एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। एथनिक क्लेंजिंग का मतलब होता है नस्ली सफाई। ये बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है
जो हाई कोर्ट ने जो मुसलमानों की बर्बादी हो रही है उसके लिए इस्तेमाल किया है। इससे बड़ा शब्द अंग्रेजी में या और किसी ज़बान में है नहीं जो एथनिक क्लींजिंग और नस्ली सफाई होती है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत बदकिस्मती की बात है। 1992 में बबरी मस्जिद को गिरा दिया था, बेअदबी की थी। उसका केस चला, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया और गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, आप ऐसे मत समझना कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो जो मेरी ज़िंदगी का सबक है कि जिस की ज़मीर मर जाए तो वो फिर किसी को अपने आप सामने खड़ा नहीं करा सकता है। जब ज़मीर किसी की मर जाती है तो कोई डर नहीं रहना चाहिए कि उसकी बात सच्ची करूं। तो गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो उनके साथ एक बीबी काम करती थी उसको छेड़ दिया। जब हम ऐसा जुल्म करते हैं तो ये केस पुलिस स्टेशन में जाता है, उधर एफआईआर काटी जाती है और तफ्तीश शुरू होती है। पर एक ख़ास कमेटी सुप्रीम कोर्ट की अलहदा बना दी गई जिसने कहा कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे। जज तफ्तीश नहीं कर सकते हैं, ये हक सिर्फ पुलिस का होता है। तो जो महिला थी जिसकी छेड़खानी हुई थी उसने ये जजों की कमेटी को बोला कि मेरा वकील इस कमेटी के आगे पेश होगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी ने बोला कि आपका वकील हमारे सामने पेश नहीं हो सकता है। जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना है, क्यों करके अपनी मर्जी का वकील करना हमारा संवैधानिक हक है। तो चलो ये केस चला। तो फिर बबरी मस्जिद का केस की सुनवाई होने शुरू हो गई और गोगोई साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि बबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाएगा। जब ऐसा फैसला किया, सेंटर की बीजेपी आरएसएस से सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। उनको 6 साल के लिए नामजद कर दिया राज्यसभा का मेंबर। तो मेरा मतलब कहने का है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस घुस खा लेते हैं तो फिर इंसाफ कैसे होगा। फिर कश्मीर का मामला है जिधर बहुत जबर के साथ एफस्पा कानून लगा हुआ है। उधर फौज किसी को भी मार सकती है, किसी को जबर जना कर सकती है, किसी को फट्टड़ कर देती है, किसी को कुछ कर सकती है, पर फौज के खिलाफ कानून एक्शन नहीं ले सकता, ना उधर एफआईआर दर्ज होती है। तो जो एफस्पा कानून है ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ है, क्यों करके संविधान की आर्टिकल 21 बोलती है no person can be deprived of his life and liberty without the procedure laid down by law। जिसका मतलब है कि किसी की ज़िंदगी और आज़ादी कोई भी नहीं ले सकता जितना चेर ये सारा मसला कानून के ज़रिए से ये आगे ना चले।
सो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हक छोड़ दिए हैं, क्यों करके सुप्रीम कोर्ट हमारी गार्डियन है संविधान की। अगर संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। सो ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 में कश्मीरियों की खुद मुख्तियारी ली गई थी, आर्टिकल 370 और 35A को भंग कर दिया था, और कश्मीर की जो असेंबली जमहूरियत थी उसको भी भंग कर दिया, और कश्मीर का सूबा तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। 5 अगस्त 2019 में ये जुल्म हुआ कश्मीर में, पर अब थोड़ी देर हुई है, 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उस केस की सुनवाई कर रही है। अंग्रेजी की कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको इंसाफ में देरी होगी है तो फिर इंसाफ क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी कि ये देश कहाँ पर जा रहा है। किसी कम गिनती को नौकरी नहीं मिल रही, ना फौज में ना पुलिस में। कम गिनतियों के ऊपर शक किया जाता है, और शक तब करें अगर नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को ना मारा हो। शक तो सबके ऊपर हो सकता है। तो बिल्कुल कम गिनती मिनॉरिटीज़ की जो आज हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं। और कितने सूबे हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है। इसमें जो कबीले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो अपने जंगलों की संभाल करना चाहते हैं, पर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए हैं वो ज़मीनों को खोना चाहते हैं और उधर अपने खान बनाना चाहते हैं, कोयले के, आयरन के। उधर हीरा जवाहरात भी है, उधर लकड़ कीमती है, उसके ऊपर काबू करना चाहते हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं वो ऐसा नहीं होने देते। वो कहते हैं कि हमारी बर्बादी होगी अगर कॉर्पोरेट्स हमारे जंगलों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर उनको माओवादी कहा जाता है, जहाँ उनको नक्सलाइट कहा जाता है। तो उनको सीधी सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको मार देती हैं कि ये माओवादी थे, जहाँ ये नक्सलाइट थे। क्या मेरा मतलब ऐसे कोई मार सकता है आपको नक्सलाइट कह के, माओवादी से? जितना चिर अदालत की तफ्तीश ना हो कि वाकई पुलिस ने ऐसे हत्या की है कि ये माओवादी था या नक्सलाइट था। कौन से कानून में लिखा है कि किसी को माओवादी, नक्सलाइट, सिख, मुसलमान कह के आप मार दो, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे अब मणिपुर में हो रहा है, जो अब हरियाणा में भी चल रहा है। इधर हरियाणा में लिखा है कि इन लोगों को, मुसलमानों को बुलडोज़र पनिशमेंट दे रहे हैं हम। बुलडोज़र जो फेर देते हैं इनके घरों के ऊपर, वो कहते हैं इनको तनख्वाह लगाई जाती है, पनिश किया जा रहा है। रोहिंग्याज जो मुसलमान इधर आए हैं बर्मा से, उधर उनके ऊपर खून खराबा हो रहा था, तो वो भी कश्मीर में भी आए हैं, हरियाणा में भी आए हैं। इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स के मुताबिक उनका हक है कि इधर उनको सियासी पनाह दी जाए। पर रोहिंग्या क्यों करके मुसलमान हैं, उनको
इधर पनाह इंटरनेशनल कानून और यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक नहीं दी जा रही। अब मैं बहुत बातें कर चुका हूँ, ज़्यादा तो नहीं मेरे को करनी चाहिए, पर मैं अब मेंबर पार्लियामेंट हूँ और क्यों करके मैं सिख हूँ और जैसे आपको सच्ची बात इधर बता रहा हूँ, ऐसी बात करने की मुझे आदत है, तो मेरे को टाइम ही नहीं देते स्पीकर साहब। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में इजाज़त दी जाती है पार्टी को, और जितनी भी पार्टी पार्लियामेंट में हैं उनकी संख्या बहुगिनती हमारे हिंदू भाइयों की है, जिसका मतलब है कोई भी पार्टी बोलेगी तो हमारा हिंदू भाई बोलेगा। तो मेरा मतलब है कि अगर ऐसा रूल बना दिया, कम गिनती वाला मुसलमान सिख ईसाई, उसको तो टाइम ही नहीं दिया जाता, क्यों करके उसकी बहुगिनती उस पार्टी में है नहीं। सो ऐसे जो हमारी गिनती 20% बताया गया है माइनॉरिटीज़ की, अगर इलेक्शंस आ रहे हैं, हमको एकजुट होके एक फैसला करना चाहिए कि हम किधर भुगतेंगे और कैसी सरकार बनाएंगे। सो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं जो मेरे को टाइम मिला है। पार्लियामेंट में मेरे को बोलने नहीं देते, इधर आपने मेरे को बोलने दिया।